नमस्कार दोस्तों, यह है एनसीईआरटी की एनसीईआरटी की कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है पॉलिटिकल की। ऑथेंटिक बुक है, सरकारी बुक है, सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। ठीक है ना। और जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर ऑथेंटिक की बुकों से आते हैं, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट पे तथ्य होंगे परीक्षा की दृष्टि से उनको अपन अच्छी तरह से ढंग से देख लेंगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। आपराधिक न्याय प्रणाली। जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं। वास्तविक जीवन या फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अफसर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है मानो पुलिस ही तय करती है कोई अपराधी है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है कि आरोपी आरोपी वो पूछेगा आरोपी किसे कहते हैं, आरोपी वाकई दोषी है या नहीं। संविधान के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। क्या आप जानते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का क्या मतलब होता है? क्या आपने एफआईआर, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, एफआईआर की फुल फॉर्म क्या है? एफआईआर के बारे में सुना है? या क्या आप जानते हैं कि सरकारी वकील कौन होता है? इस अध्याय में हम चोरी की एक काल्पनिक घटना के जरिए यह समझने की चेष्टा करेंगे कि न्याय पाने की प्रक्रिया किस तरह चलती है और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की क्या भूमिका होती है। ध्यान रखें कि ज़्यादातर मामले उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसका हमने काल्पनिक उदाहरण में जिक्र किया है। फलस्वरूप इन प्रक्रियाओं को समझना और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की भूमिकाओं को समझना महत्वपूर्ण होता है। अगर कभी ऐसा मौका आता है तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। मैं निर्दोष हूँ और मेरी सुनवाई हो। मुंबई के एक मकान में श्रीमती सिंधे तैयार हो रही है। पिछले 1 घंटे से भी गले का हार ढूंढ रही है। मुझे पक्का पता है यहीं रखा था, कहाँ गया? जल्दी करो भाई, हमें देर हो रही है शादी के समारोह में जाने के लिए। मुझे मेरी सोने की जंजीर नहीं मिल रही। दराज में नहीं है। मुझे लगता है शांति ने मेरा हार चुरा लिया है। मेरे कमरे में सफाई करते हुए वह ज़्यादा ही समय लगाती है। शांति हेमब्राम पिछले 3 साल से इस मकान में काम कर रही है। शांति, क्या तुम चोरी भी करने लगी हो और वो भी सोने का हार? अपना बक्सा लाओ, मैं अभी तलाश लूँगी। हमने पुलिस को बुला लिया। अगर तुमने हार लिया है तो अभी लौटा दो। नहीं मैडम, मैंने चोरी नहीं की। सिंधे साहब शांति के बक्से की तलाशी लेते हैं जिसमें एक लिफाफे में 10,000 रुपये मिलते हैं। वे शांति पर चिन्ह लगते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है शांति ने हार बेच दिया है और यह उसी का पैसा है। शाम मेरा भाई और मैं पिछले साल भर से पैसे जमा कर रहे हैं। हम गांव में लौटकर एक बैल खरीदना चाहते हैं। मैडम, मैं बेगुनाह हूँ। शिंदे साहब के कहने पर सब इंस्पेक्टर राव एफआईआर दर्ज कर ले। 1 मिनट। मिस्टर शिंदे थाने में पहुँच जाते हैं। जी कहिए। मैं एफआईआर लिखाने आया हूँ। मेरे घर में चोरी हुई है। घर की नौकरानी शांति ने मेरी पत्नी का चुरा लिया है। शिंदे साहब के कहने पर सब इंस्पेक्टर राव एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। शिंदे साहब सब इंस्पेक्टर राव के साथ घर आते हैं। अब मैं इस चोरी के बारे में श्री शिंदे और उनकी पत्नी के बयान दर्ज करूंगा। रुपयों के लिफाफे को सील करके सबूत के तौर पर अपने साथ ले जा रहा हूँ और मैं शांति गिरफ्तार करके थाने ले जा रहा हूँ। मेहरबान करके मुझे थाने मत ले जाइए। मैंने हार नहीं चुराई, यह मेरी मेहनत की कमाई है। शांति के भाई सुशील आता है और सब इंस्पेक्टर आपसे विनती करता है वह शांति को छोड़ दे। उसने सोने का हार चुराया है। तुम अदालत से जमानत का आदेश लेकर आओ। लेकिन मैं वकील की फीस कहाँ से लाऊंगा और इसके लिए कौन जमानती बनेगा? आपने हमारी सारी कमाई तो सील करके अपने पास रख ली है। सब इंस्पेक्टर राव सुशील को भी 2 दिन तक हवालात में रखता है। उसे सब इंस्पेक्टर राव एवं कई कांस्टेबल पीटते हैं और गालियाँ देते हैं।
वे उस पर दबाव डालते हैं कि वह इल्ज़ाम कबूल कर ले। वे उसे यह मानने के लिए कहते हैं कि वह और उसकी बहन शांति घरेलू नौकरों का एक गिरोह चलाते हैं और वह गिरोह घरों में गहने चोरी करता है। शिंदे के पड़ोस से गहनों के गायब होने की कुछ और शिकायत भी आ चुकी थी। अब सुशील बार बार ये कहता रहता है कि वह निर्दोष है और फैक्ट्री में मजदूरी करता है। 2 दिन बाद पुलिस उसे छोड़ देती है। अदालत ने 1 महीने बाद शांति की जमानत की मंजूरी तो कर ली, लेकिन कोई भी 20,000 रुपये के लिए उसका जमानती बनने को तैयार नहीं था। नतीजन जमानत के बावजूद वह जेल में ही पड़ी रही। वह गहरे सदमे की हालत में है। वह डरी हुई है कि मुकदमे का क्या नतीजा निकलेगा। मेरा क्या होगा? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। सिर्फ मैडम के शक की वजह से मैं सलाखों के पीछे आ गई हूँ। और हम लोगों ने जो पैसा बचाया, क्या वह कभी हमें वापस मिल पाएगा? ये तो बहुत गलत हुआ भाई। पुलिस मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया। अदालत की ओर से आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की एक नकल शांति को दे दी जाती है। शांति अदालत को बताती है कि चोरी के झूठे इल्जाम से बचने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं है। मजिस्ट्रेट महोदय शांति की दलील सुनकर अधिवक्ता कमल राय को सरकारी खर्च पर बचाव पक्ष का वकील बना देते हैं। संविधान का अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। किस अनुच्छेद के तहत? 22 पूछ सकता है वो। अनुच्छेद 22 संबंधित है। 22 प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 39 में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है। वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है, जो गरीब या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते। अनुच्छेद 22 है ना। और अनुच्छेद 39A ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते। या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते। 39 से संबंधित है। वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है। राज्य यहाँ से देश भी है और राज्य भी है। और अनुच्छेद 22 किसी और वजह से वकील नहीं रह सकते। अधिवक्ता कमल राय से अदालत में मिलती है। अधिवक्ता कमला रॉय शांति से अदालत में मिलती है। ये मेरे मुकदमे के कागज़ है। मेरे अधिवक्ता कमला रॉय शांति से अदालत में मिलती है। ये मेरे मुकदमे के कागज़ है। मेरे मालिकों ने हार चुराने का झूठा आरोप मुझ पर लगाया है। उन्हें शांति के बक्से में 10,000 रुपये मिले थे। उन्हें लगता है कि उसने हार बेचकर ही ये पैसे हासिल किया था, लेकिन यह हम दोनों की बचत का पैसा है। अदालत शांति पर आरोप लगाती है कि उसने श्रीमती शिंदे का सोने का हार चुराया है और चोरी का हार को बेचकर शांति को 10,000 रुपये मिले जो उसके पास पाए गए। मैं निर्दोष हूँ और मेरी सुनवाई हो। मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा शुरू हो जाता है। सरकारी वकील राज्य की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है। वह श्रीमती एवं शिंदे की मुख्य गवाह के रूप में पेश करता है। वह श्रीमती एवं श्री शिंदे को मुख्य गवाह के रूप में पेश करता है। तो अब बताइए श्रीमती शिंदे, आपका हार किस तरह गायब हुआ? किस तरह गायब हुआ? मैंने सोने का हार दराज में रखा था। शांति ने उसे चुराया। शांति के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं जाता। मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने उसके संदूक की तलाशी ली थी। वहाँ लिफाफे में 10,000 रुपये देकर हम तो अचंभे में पड़ गए। शांति को यह पैसा मेरे हार बेचकर मिला था। वह चोर है। इसके बाद अधिवक्ता राज श्रीमती शिंदे से जिरह करती है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा? नहीं, आपको शांति के पास चोरी का हार मिला। पिछले 3 साल में जब से शांति आपके घर पर काम कर रही, तब से कोई भी चीज़ आपके घर में चोरी नहीं हुई। आप हर महीने उसे 1,000 रुपये पगार भी देती रही है। 24/4/7 अधिवक्ता राय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर सुशील और उसके मालिक से कुछ सवाल पूछती है। इन दोनों के बयानों के आधार पर सुशील रॉय यह साबित कर देती है
कि शांति के संदूक में मिले 10,000 रुपये सुशील और शांति कमाई की रकम भी हो सकती है। सही है। जब मुकदमा खत्म होने के नज़दीक पहुंच जाता है तब सुशील को पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने युवाओं के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के लोग सिंधे के मोहल्ले में गहनों की चोरी करते हैं। श्रीमती सिंधे के बेटे कुछ दोस्त भी इस गिरोह के सदस्य हैं। श्रीमती सिंधे के बेटे के कुछ दोस्त भी इस गिरोह के सदस्य हैं। उनके पास से श्रीमती सिंधे का हार बरामद हो जाता है। सुशील यह बात अधिवक्ता रॉय को बताता है। अब अधिवक्ता रॉय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर शर्मा को अदालत में पेश करती है। इंस्पेक्टर शर्मा, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आपने क्या क्या बरामद किया? जी हाँ श्रीमती सिंधे, अपना यह हार पहचान लिया। हमने लड़कों का एक गिरोह पकड़ा है जिसने यह हार चुराया था। उन लड़कों ने अपना इल्ज़ाम कबूल कर लिया है और यह हार उन्होंने ही चुराया था। न्यायाधीश महोदय, सारे गवाहों के बयान सुनते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा का बयान सुनने के बाद अधिवक्ता रॉय न्यायाधीश के सामने यह दलील देती है कि अब शांति निर्दोष साबित हो चुकी है, इसलिए उसे बरी कर दिया जाए। शांति आपको चोरी के इल्ज़ाम से बरी किया जाता है। पुलिस ने जो 10,000 रुपये आपके पास से बरामद किए थे उन्हें भी आपको लौटा दिया जाएगा। मैंने लिखित में फैसले में इस बात पर जोर दिया है कि तफ्तीश में सब इंस्पेक्टर आपकी लापरवाही पर खास तौर से ध्यान दिया जाए, जिसकी वजह से शांति आपको जेल जाना पड़ा। इस घटना के आधार पर आप देख सकते हैं कि पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये 4 अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग होते हैं। इस मामले में आपने इन चारों की भूमिका को भी देख लिया है। आइए अब उनकी भूमिका को और व्यापक स्तर पर देखें। अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है? अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है? पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र या चार्जशीट दाखिल कर देती है। जैसा कि अध्याय की शुरुआत में ही कहा गया था कि यह तय कर देना पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, यह न्यायाधीश को तय करना होता है। दूसरी इकाई में आपने कानून के शासन के बारे में पढ़ा था। उसका सीधा मतलब ये होता, वो बात तो सही है, लेकिन शांति का जो टाइम बर्बाद हुआ है, जो मानसिक कलेश हुआ है, ठीक है ना, जो आर्थिक परेशानी हुई है, ठीक है ना, समाज में जो इज्जत उछली है, ठीक है ना, जो उसके साथ में दोषियों जैसे बर्ताव किया गया है, ठीक, उन सब की भरपाई कौन करेगा? उन सब की भरपाई कौन करेगा? और जो उनका काम छूटा है उन सब की भरपाई कौन करेगा? आई बात समझ में? ये तो मिला ही नहीं, उनने तो बरी कर दिया, बस बरी से क्या है? अगर निर्दोष नहीं है तो ये सब जो ये मानसिक कलेश या फिर जो सामाजिक आलोचनाओं का शिकार करना पड़ा है, उन सब की हानि या फिर जो काम या फिर आर्थिक संकट है, ये जो जितने भी संकट चले हैं उन सब की भरपाई कैसे की जाएगी? इसका सीधा मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति देश के कानून का अधीन है। पुलिस भी इसी कानून के तहत आती है। लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकार का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश किए हुए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने, पीटने, गोली मारने का अधिकार नहीं है। सताने, पीटने, गोली मारने, किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए पुलिस किसी को कोई सज़ा नहीं दे सकती। छोटे से छोटे अपराध के लिए भी। संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 22 ये आ सकता है भाई, बताइए अनुच्छेद 22 से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? अनुच्छेद 22 फौजदारी कानून। गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है।
गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार का यातना से बचने का अधिकार। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता। आई बात समझ में? यह है अनुच्छेद 22 फौजदारी कानून। किस कारण से की जा रही है? 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार, गिरफ्तार होने या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। आपको ऐसा क्यों लगता है कि पुलिस हिरासत के दौरान अपनी गलती मानते हुए आरोपी द्वारा दिए गए बयानों को उसके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? क्योंकि वह उसके अंडर में होता है। दबाव से या फिर यातना से, टॉर्चर से बयान बदलवा सकती है पुलिस। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस व अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्त और प्रक्रियाएं तय की हुई है। इनमें डी.के. बसु दिशा निर्देश कहा जाता है। इन नियमों को डी.के. बसु दिशा निर्देश कहा जाता है। इनमें से कुछ दिशा निर्देश इस प्रकार हैं। गिरफ्तारियाँ जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा पद स्पष्ट व सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा पद स्पष्ट व सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। सही है। गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज तैयार किया जाए। उसमें गिरफ्तारी के समय व तारीख का उल्लेख होना चाहिए। उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए। गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज तैयार किया जाए। उसमें गिरफ्तारी के समय व तारीख का उल्लेख होना चाहिए। उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए। वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। एक गवाह होना चाहिए। वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। ऐसे नहीं करते हैं यार, पुलिस वाले तो ले जाते हैं। गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए या जिससे पूछताछ की जा रही ऐसे व्यक्तियों को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता हो तो गिरफ्तारी 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान, हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज दी जानी चाहिए। गिरफ्तारी के 8-12 घंटे के भीतर जानकारी भेज दी जानी चाहिए। आइए अब शांति की कहानी पर वापस लौटते हैं। बढ़िया बताइए हैं क्या हुआ था। वापस लौटते हैं, सवालों के जवाब खोजते हैं। जब चोरी के इल्ज़ाम में शांति को गिरफ्तार किया गया, उसी दौरान सब इंस्पेक्टर राव ने उसके भाई सुशील को भी 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा। क्या उसको हिरासत में रखने की कार्रवाई कानूनन सही थी? नहीं, एकदम बिल्कुल गलत। क्या इसके डी.के. बसु निर्देशन का उल्लंघन हुआ? क्या सब इंस्पेक्टर राव ने शांति को गिरफ्तार करने, उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले गवाहों को पर्याप्त सवाल पूछे? नहीं पूछे। और ज़रूरी सबूत इकट्ठा किए? नहीं किए। पुलिस की जिम्मेदारियों के हिसाब से आपकी राय में सब इंस्पेक्टर राव को जांच के लिहाज से और क्या क्या करना चाहिए था? पहले उनको पूछना चाहिए था कि आपने देखा कि इन्हें हार लिया है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं
आइए अब थोड़ी अलग स्थिति में मामले को देखते हैं। मान लीजिए शांति और उसका भाई सुशील थाने में जाकर यह शिकायत करते हैं कि शिंदे के 20 वर्षीय बेटे ने उनकी बचत के 15,000 रुपये चुरा लिए हैं। क्या आपको लगता है कि थाने का प्रभावी अधिकारी फौरन उसकी FIR दर्ज कर लेगा? वही नहीं करेगा ना, वही वो पैसा बढ़ा है, इस वजह से उसका प्रभाव है। ऐसे कारक लिखिए जो राय FIR लिखने या न लिखने के बीच लिखने या न लिखने के पुलिस के फैसले को प्रभावित करते हैं। FIR है। यह आया था भाई, FIR कहते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्राथमिकी, प्रथम सूचना रिपोर्ट। पुलिस FIR दर्ज होने के बाद ही किसी अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है। कानून में कहा गया है कि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को फौरन FIR दर्ज करनी चाहिए। पुलिस FIR दर्ज होने के बाद ही किसी अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है। कानून में कहा गया है कि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को फौरन FIR दर्ज करनी चाहिए। किसी अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है। कानून में कहा गया है कि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को फौरन FIR दर्ज करनी चाहिए। पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है। FIR में आमतौर पर वारदात की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है। उसमें वारदात के मूल तथ्यों, घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है। FIR में तारीख, समय, स्थान का उल्लेख किया जाता है। उसमें वारदात के मूल तथ्यों, घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है। अगर अपराधियों का पता हो तो उनके नाम या गवाहों का भी उल्लेख किया जाता है। FIR में शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम और पता लिखा होता है। FIR के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है। इस पर शिकायत करने वाले के दस्तखत कराए जाते हैं। शिकायत करने वाले को पुलिस से FIR की एक नकल मुफ्त पाने का कानूनी अधिकार होता है। शिकायत करने वाले पुलिस से FIR की एक नकल मुफ्त पाने का अधिकार कानूनी अधिकार होता है। सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है? किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है। उसका मतलब यह है कि वह अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। आपको पिछले अध्याय में दहेज के लिए सुधा की हत्या की घटना याद है। आरोपी लक्ष्मण और उसके परिवार के खिलाफ यह मुकदमा राज्य की ओर से दायर किया गया था, इसलिए उस मुकदमे को राज्य, दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का नाम दिया गया था। इसी तरह शांति वाले मुकदमे को भी श्रीमती शिंदे बनाम शांति हेम्ब्राम की बजाय राज्य बनाम शांति हेम्ब्राम, श्रीमती शिंदे बनाम शांति हेम्ब्राम की बजाय राज्य बनाम लक्ष्मण कुमार बनाम का नाम दिया गया था। इसी तरह शांति वाले मुकदमे को श्रीमती शिंदे बनाम शांति हेम्ब्राम की बजाय राज्य बनाम शांति हेम्ब्राम के नाम से जाना जा सकता है। अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती, उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह, सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह, सबूत पेश करें, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है?
तो बताइए श्रीमती शिंदे, आपका हार किस तरह गायब हुआ? मैंने सोने का हार दराज में रखा था, शांति ने उसे चुराया है। शांति के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं जाता। मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने उसके संदूक की तलाशी ली थी। वहाँ लिफाफे 10,000 रुपये देखकर हम तो अचंभे में पड़ गए। शांति को यह पैसा मेरे हार बेचकर मिला था। वह चोर है। न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में एम्पायर की होती है। वे निष्पक्ष भाग से खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। अपने सामने मौजूद बयानों व सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सजा सुनाते हैं। वह कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं या उस पर जुर्माना लगा सकते हैं या एक साथ दोनों तरह की सजा दे सकते हैं। सारे गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश ने शांति के मुकदमे में क्या कहा? निष्पक्ष सुनवाई एफआईआर ट्रायल क्या होती है? आइए थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि अगर न्यायाधीश महोदय शांति का मुकदमा किसी और तरह संचालित करते तो क्या हो सकता था? अगर अदालत ने शांति को आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की नकल न दी होती तो क्या होता? अगर न्यायाधीश किसी ऐसी जगह पर मुकदमा चलाते जहां शांति और सुशील दोनों ही नहीं जा सकते तो क्या होता? अगर न्यायाधीश ने शांति की अधिवक्ता रॉय को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए श्रीमती शिंदे आदि गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त समय न दिया होता और पहले ही मान लेते कि शांति दोषी है तो क्या होता? अगर इस तरह की कोई भी बात होती तो उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जा सकता था। इसकी वजह यह है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी होता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। अनुच्छेद 21 में क्या प्रावधान है? कौन सा अधिकार की बात आ रही है? जीवन के अधिकार का। ये क्वेश्चन आ चुका है। जीवन का अधिकार संबंधित है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान का अनुच्छेद 21 पूरी तरह पालन किया जाएगा। आइए अब जतकथा पट में दिए गए शांति के मुकदमे पर वापस लौटें और एक निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्वों पर ध्यान दें। पहली बात, शांति को आरोप पत्र और उन सभी साक्ष्यों की एक एक प्रति दी गई थी जो अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ अदालत में पेश किए थे। शांति पर चोरी का आरोप लगाया गया था जो कानून एक अपराध है। यह मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चला गया। शांति का भाई सुशील अदालत की कार्रवाई में मौजूद था। मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया गया। शांति का एक वकील ने बचाव किया। शांति के अधिवक्ता रॉय को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका दिया गया। जिरह अधिवक्ता रॉय को शांति की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार दिया गया। अधिवक्ता रॉय को शांति की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार दिया गया। हालांकि पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था, लेकिन न्यायाधीश ने उसे निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया। अब अभियोजन पक्ष को निर्णायक रूप से सिद्ध करना था कि शांति ही दोषी है। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर पाया। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमे का फैसला सुनाया। साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने शांति की कमजोर स्थिति के आधार पर बिना सोचे समझे यह फैसला नहीं ले लिया कि वह सचमुच चोर है। इसके बजाय न्यायाधीश का आचरण लगातार निष्पक्ष रहा। चूँकि साक्ष्यों से यह सिद्ध हो गया कि शांति के बजाय कुछ युवकों ने चोरी की थी, इसलिए उन्होंने शांति को आज़ाद कर दिया। शांति को इसलिए न्याय मिला क्योंकि उसे निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया। तो आप यह कह रही है कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा? नहीं, आपको शांति के पास चोरी का हर मिला। पिछले 3 साल में जब से शांति आपके घर पर काम कर रही है तब से कोई भी चीज़ आपके घर में से चोरी नहीं हुई। आप हर महीने उसे 1,000 रुपये पगार भी देती रही हैं।
इस अध्याय में हमने जिन लोगों का जिक्र किया, संविधान और कानून दोनों में यह कहा गया है कि उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभानी चाहिए। इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म, वैचारिक मान्यताओं के हो, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाए। कानून का शासन कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार नहीं दिया जाए तो इस सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। प्रश्न 74 पर मोटे अक्षरों में जो प्रक्रियाएं लिखी गई है वे सभी निष्पक्ष सुनाई के लिए बहुत जरूरी है। शांति के मुकदमे के इस विवरण के आधार पर अपने शब्दों में लिखें कि निम्नलिखित प्रक्रिया को आप क्या मतलब समझते हैं। खुली अदालत, सबूतों के आधार पर, अभियोजन पक्ष की गवाहों से जिरह। अपनी कक्षा में चर्चा करें कि अगर शांति के मुकदमे में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता तो क्या हो सकता था। अगर उसे अपने बचाव के लिए वकील नहीं मिलता, अगर अदालत उसे निर्दोष नहीं मानती हुई मुकदमा चलाती। जेल होती फिर। वकील नहीं मिलने पर खुद भी तो लड़ सकते हैं? ये पार्ट था भाई। जिरह है, खुली अदालत। FIR। गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम, पते तथा पद स्पष्ट व सटीक अंकित होना चाहिए। गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी कागज तैयार किया जाए। उसमें गिरफ्तारी के समय व तारीख उल्लेख होना चाहिए। उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए। वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए या जिससे पूछताछ की जा रही है ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त का शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। जब गिरफ्तार व्यक्ति या दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता हो तो गिरफ्तारी 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज दी जानी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। 22 संविधान के अनुच्छेद 39 में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो गरीब या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते। सरकार मुहैया कराती है भाई, खुद नहीं लड़ सकते। खुद तब लड़ सकते हैं जब उन्होंने डिप्लोमा कर रखा हो, वकील LLB वगैरह कर रखी हो, ठीक है ना। फिल्म में उनमें तो कुछ भी बता सकते हैं। ओम जी में बता रखा है वो जो पापा होता है ना आरोपी का, वो खुद ही लड़ता है। तो फिल्म में तो बता देते हैं, फिल्म में तो OMG 2 की बात है। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पीचलैंड नामक शहर में पियस्ता फुटबॉल टीम के समर्थकों को पता चलता है कि पास के एक शहर में, जो वहां से लगभग 40 किलोमीटर है, जुबली फुटबॉल टीम के समर्थकों ने खेल के मैदान को खोद दिया है। वहीं अगले दिन दोनों टीमों के बीच अंतिम मुकाबला भी होने वाला है। जुबली फुटबॉल टीम के समर्थकों ने पियस्ता के समर्थकों का एक झुंड घातक हथियारों से लैस होकर अपने शहर के जुबली समर्थकों पर धावा बोलता था। इस हमले में 10 लोग मारे जाते हैं, 5 औरतें बुरी तरह जख्मी होती है, बहुत सारे घर नष्ट हो जाते हैं और 50 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप और आपके सहपाठी आपराधिक न्याय व्यवस्था के अंग हैं। अब अपनी कक्षा को इन 4 समूह में बांट दीजिए: पुलिस, सरकारी वकील,
बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश। नीचे दी गई तालिका के दाएं कॉलम में कुछ जिम्मेदारी दी गई है। इन जिम्मेदारियों को बाईं ओर दिए गए अधिकारियों की भूमिका के साथ मिलाइए। प्रत्येक टोली को अपने लिए उन कामों का चुनाव करने दीजिए जो पेशेवर समर्थकों की हिंसा से पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक है। ये काम किस क्रम में किए जाएंगे? पुलिस, सबूत दर्ज करना, सरकारी वकील, न्यायाधीश, यह तय करने के आरोप कितने साल जेल में रहेंगे। न्यायाधीश, बचाव पक्ष का वकील, पेशेवर श्रम गिरफ्तारों को गिरफ्तार करना, फैसला लिखना, गवाहों से बहस करना, सरकारी वकील। गिरफ्तार करना है पुलिस का काम, सबूत दर्ज करना नहीं, गिरफ्तार करना। पुलिस गिरफ्तार करना, सरकारी वकील सबूत दर्ज करना, बचाव पक्ष का वकील गवाहों से बहस करना, न्यायाधीश अब यही स्थिति ले कि किसी ऐसे विद्यार्थी को उपरोक्त सारे काम करने के लिए कहें तो पेशेवर क्लब का समर्थक है। यदि आपराधिक न्याय व्यवस्था के सारे कामों केवल एक ही व्यक्ति करने लगे तो क्या आपको लगता है कि पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा? क्यों नहीं? आप ऐसा क्यों मानते हैं कि आपराधिक न्याय व्यवस्था में विभिन्न लोगों को अपनी अलग अलग भूमिका निभानी चाहिए? 2 कारण बताएं। शब्द संकलन। आरोपी किसे कहते हैं? इस अध्याय के संदर्भ में ऐसे व्यक्ति को आरोपी कहा गया है जिस पर अदालत में किसी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा है। आरोपी। अध्याय में संज्ञेय क्या है? इस अध्याय में उन अपराधों को संज्ञेय अपराध कहा गया है जिनके लिए पुलिस किसी व्यक्ति को अदालत की अनुमति के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है। संज्ञेय किसी व्यक्ति को अदालत की अनुमति के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है। संज्ञेय। जिरह, जब कोई गवाह अदालत में अपना बयान देता है तो दूसरे पक्ष का वकील भी उससे कुछ सवाल पूछता है जिससे उसके पिछले बयान को सही या गलत साबित किया जा सके। इसे जिरह कहते हैं। हिरासत, डिटेंशन, पुलिस द्वारा किसी को गैरकानूनी ढंग से अपने कब्जे में रखना। हिरासत, डिटेंशन। निष्पक्ष, इसका मतलब है स्पष्ट या न्यायसंगत व्यवहार करना और किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं करना। किसी अपराध का आरोप लगाना। जब न्यायाधीश आरोपी को लिखित रूप से सूचित करता है कि उस पर किसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाएगा तो इसे अपराध का आरोप लगाना कहा जाता है। निष्पक्ष, इसका मतलब है स्पष्ट या न्यायसंगत व्यवहार करना और किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं करना। किसी अपराध का आरोप लगाना। जब न्यायाधीश आरोपी को लिखित रूप से सूचित करता है कि उस पर किस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाएगा तो इसे अपराध का आरोप लगाना कहा जाता है। अपराध का आरोप लगाना कहा जाता है, लिखित रूप से सूचित करता है। गवाह, जब किसी व्यक्ति को अदालत में यह बयान देने के लिए बुलाया जाता है कि उसने मामले के संबंध में क्या देखा, सुना या जाना तो उसे गवाह कहा जाता है। गवाह, किसी अपराध का आरोप लगाना। निष्पक्ष, हिरासत, पुलिस द्वारा किसी को गैर कानूनी ढंग से अपने कब्जे में रखना। डिटेंशन, जिरह, संज्ञेय, आरोपी। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।